तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहले प्रतिबिंब के बारे में लिखें, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात रियल इमेज हम किसे कहेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, कहता है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान बिंदु से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वास्तविक कटान, कौन कटान कर रहे हैं, वास्तविक कटान बिंदु से बनता है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना। परावर्तन अपवर्तन के बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छा से समझा चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। और यहाँ पर यदि काल्पनिक का डिफिनेशन लिखने का रहता तो सिर्फ हम यहाँ पर लिख देते काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। सबसे पहला पॉइंट इस डिफिनेशन से ही आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। पहला पॉइंट देख लीजिएगा, डिफरेंट यानी अंतर लिखने में जब आएगा ना तो बहुत काम देगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा क्या आता है कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। माने इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रतिबिंब जो होता है यह सीधा नहीं बल्कि इसकी जो आकृति बनती है यह उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा, यह उल्टा होता है, समझे। यह प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, पिक्चर में बनेगा तो यह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रतिबिंब जो बनता है तो दर्पण की स्थिति में, मिरर दर्पण की स्थिति में क्या होता है, तो दर्पण की स्थिति में यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने ही बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है। और अगला पॉइंट हमारा आएगा कि लेंस की स्थिति में, लेंस के स्थिति में है ना, लेंस के पीछे बनता है। तो यह जो है क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो इसको आप याद रखते हैं तो ये जाहिर, इससे जो है प्रतिबिंब में अंतर पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए दूसरा हमारा आता है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो देखिए किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान से प्राप्त प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम वास्तविक कर देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, यहाँ पर काल्पनिक कर देंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, तो पहला पॉइंट तो इसके डिफिनेशन से ही निकलता है कि माने यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है, ठीक है, काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। तीसरा क्या है, यह सीधा होता है, वास्तविक में क्या होता था, उल्टा होता था। देखिए जैसे कि मान लिए कि अगर प्रतिबिंब इस प्रकार से सीधा बन रहा है तो इसको हम कहेंगे काल्पनिक। यदि प्रतिबिंब का आकार ऐसे उल्टा बन रहा है, वस्तु अगर उल्टी बन रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक। यह रियल इमेज है, ठीक है। तो उल्टा प्रतिबिंब को हम कहते हैं क्या, वास्तविक, और सीधा को हम कहते हैं काल्पनिक। अच्छा,
अगला क्या है कि दर्पण की स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण की स्थिति है तो दर्पण के पीछे बनता है ना। दर्पण मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं प्लेन मिरर इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका फोटो दर्पण के पीछे इस प्रकार से बनता है। तो ये कैसे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और लेंस की स्थिति में यह लेंस के सामने बनता है ना। जैसे लेंस हमारे पास ये है उत्तल लेंस, तो लेंस में वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पर, है ना, फोकस के अंदर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है नीचे से इस प्रकार से ऐसे देखा जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनता है, इधर ऐसे सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। तो यह जो है लेंस की स्थिति में लेंस के सामने बनता है और दर्पण की स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है। तो जल्दी से उसको नोट करिए, जल्दी इसको नोट करिए। तो चलिए इसमें जो है एक सवाल हम आपको नहीं लिखे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो वह जो है आप खुद लिखिएगा, ठीक है। हमने दोनों की विशेषताएं जो लिख दी थी, है ना, एक तरफ लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, एक तरफ लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है मिरर यानी दर्पण। मिरर यानी दर्पण। तो दर्पण हम किसे कहेंगे, तो दर्पण किसे कहेंगे, कोई भी चमकीला सतह, कोई भी चमकीला सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है, वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन कर देता है ना, रिफ्लेक्शन करता है, उसे ही हम कहते हैं दर्पण। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे ऐनक है तो ऐनक में इस प्रकार से टॉर्च जलाइएगा तब प्रकाश को उस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, परावर्तित करेगा। तो ऐसे हम चमकीले सतह को दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो है मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, लेकिन आपको पढ़ने का रहेगा प्रकार तीन। तो दो प्रकार ही मुख्य रूप से हम आपको बताएंगे। पूरा एग्ज़ाम व्यू हम बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो क्लास में आप लोग पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर जो है दर्पण, दर्पण मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, ऐसे पढ़ा जाता है तीन। तो आइए ना, तीन वाला चर्चा किस में हम करेंगे, वो हमारा होता है अवतल दर्पण ही होता है, जिसे हम परवलयीय दर्पण कहते हैं या पैराबोलिक दर्पण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले एक बार फिर से रिवीजन, एक बार फिर से बोलिए, कोई भी चमकीला सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है, उस चमकीले सतह को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ समतल दर्पण, है ना, प्लेन मिरर, और दूसरा जो है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के, इसके भी प्रकार हैं दो। पहला को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरे को हम कहेंगे क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, कॉनकेव मिरर। अच्छा, और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। तो याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के, एक अवतल होते हैं और एक उत्तल होते हैं। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा हम चित्र के अनुसार थोड़ा समझा देते हैं, है ना। समतल दर्पण जो होता है ना, इस प्रकार से रहेगा, प्लेन रहता है पूरा, ठीक है। समतल दर्पण इस प्रकार से है, पिक्चर में देखिएगा, ये समतल है, नीचे है रंगा हुआ भाग और ऊपर होता है परावर्तक सतह। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण होता है इस प्रकार से, फोटो में समझिएगा, ये वाला आपका हुआ रंगा हुआ भाग, ठीक है, ये रंगा हुआ भाग है, ये परावर्तक सतह है, ये हुआ अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो इस प्रकार से होगा, अंदर की ओर देखिए ऐसे रंगा हुआ रहेगा, इसे हम कहेंगे उत्तल। ये हुआ बाहर परावर्तक सतह, यानी कांच इधर लगा हुआ है और इधर पेंट किया हुआ है, जिधर डैश मारा हुआ। तो जो है अब हम इसके बारे में बारी बारी से एग्जाम व्यू जो परीक्षा में आता है वही चीज़ हम पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। तो जल्दी से नोट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, है ना। नंबर 1, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन यानी समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल का मतलब एकदम बराबर, टेढ़ा कुबड़ नहीं हो, तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे।
जैसे समतल दर्पण का आपको जो है पिक्चर बनाए थे, इस प्रकार से समतल दर्पण का पिक्चर होता है। ये इस प्रकार से हम कर दिए, है ना। तो नीचे हो गया आपका रंगा हुआ भाग, यानी रंगा भाग, रंगा भाग, नीचे कलर है, पेंट किया हुआ है, और ऊपर है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह समतल, तो देखिए ऊपर का परावर्तक सतह पूरा प्लेन है कि नहीं, तो इसे ही हम कहेंगे समतल दर्पण। इसको हम क्या दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्लियर है, आप चित्र से आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, समतल दर्पण की विशेषताएं बहुत सारी होती है, बहुत इसका उपयोग भी बहुत जगह होता है। तो समतल दर्पण का विशेषता देखिए कैसे होता है, जस्ट लाइक आप ऐनक देखें, है ना, शीशा जिसमें आप डेली पाउडरवा लगाते हैं, वही वाला। तो क्या है कि इसमें पहला जो है इसका विशेषता हम आपको बताने जा रहे हैं कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह होता है काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनता है, लिखेंगे इस दर्पण में, इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक को ही हम कहते हैं सीधा, या इसी को हम बोलते हैं आभासी, इसी को क्या बोलते हैं, आभासी। इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा या आभासी, तीनों जो लिखे हैं ना एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना, काल्पनिक, सीधा, आभासी बनता है, बनता है। अब देखिए ध्यान से, आप ऐनक के सामने सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, तो ऐनक में देखे होंगे जैसा आप सीधा है उसी प्रकार से ऐनक में आपको दिखाई पड़ता है। तो सीधा प्रतिबिंब आपको हम बताए थे कि काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। दूसरा चीज़ आप क्या देखें कि जितना छोटा या बड़ा आपका चेहरा है उतना ही उस ऐनक में छोटा या बड़ा दिखाई पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जो है दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। लिखेंगे इस दर्पण में, इस दर्पण में वस्तु, इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यानी इसमें जो है वस्तु जितना बड़ा है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। अगर वस्तु का ऊंचाई जो है देल है, मान लिया कि 5 फीट की वस्तु है, तो सामने जो है शीशा में 5 फीट की ही प्रतिबिंब बनेगी, यानी दोनों की हाइट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, अब दूसरा देखिएगा क्या है कि इस दर्पण में, दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है ना उतना ही दूर प्रतिबिंब भी अंदर होता है। यानी इस दर्पण में वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस दर्पण में, इस दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं, तब u बराबर v, u बराबर v। यानी शीशा के आगे जितना आप बाहर खड़ा हैं उतना ही स्पेस शीशा के अंदर भी जाता है। तो शीशा से जो है यानी दर्पण से जितना दूरी आप हैं उतना ही दूरी शीशा के अंदर वस्तु का होता है। तो इसमें आप समझ गए। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसको परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह प्लेन है तो इसको हम प्लेन मिरर यानी समतल मिरर कहेंगे।
दूसरा क्या है कि इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और आभासी, ये तीनों एक ही नाम है। आभासी माने होता है झूठा यानी सीधा। दूसरा क्या है, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, जितनी हाइट वस्तु की होगी प्रतिबिंब की हाइट भी उतनी ही होती है। तीसरा क्या है, दर्पण में वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है आपस में बराबर होती है। शीशा के बाहर जितना दूर वस्तु है शीशा के अंदर भी उतना दूरी दिखाई पड़ता है। तो ये जल्दी से नोट करिए, अभी और पॉइंट्स हैं। तो समतल दर्पण का जो है अगला विशेषता हम लोग पढ़ते हैं कि समतल दर्पण का और क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि इसका आवर्धन, मैग्निफिकेशन जो होता है इसका आवर्धन, ये याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। सिर्फ 1 भी कह सकते हैं, 1 होता है। ये कैसे होता है आगे हम लोग लेसन में सीखेंगे। ऐसे यहीं पर आप समझ सकते हैं m बराबर होता है -v/u, ठीक है। तो ये फार्मूला उसी में आता है, ये कट जाता है, या H2/H1 से भी निकाल सकते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण की जो फोकस होती है वह अनंत होती है। फोकस कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस अनंत होती है, अनंत होती है। यह भी याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस क्या है? अनंत यानी इन्फिनाइट होती है। ये कैसे होती है? जब हम आपको किरण आरेख पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम फोकस का डिफिनेशन तो अभी यहाँ पर दिए नहीं है, तो ये आप माइंड में याद रखें कि समतल दर्पण का जो फोकस है वह अनंत होता है, ठीक है। समझे? ऐसे फोकस का डिफिनेशन से ये समझ में आता है कि कैसे अनंत होता है। अगला पॉइंट है कि जब दो समतल दर्पण हो, ठीक है, और दोनों समतल दर्पण समानांतर में हो, कैसे हो? समानांतर में रखा हो, और इसके बीच में एक वस्तु हो, यहाँ पर एक वस्तु हम रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इन्फिनाइट हो जाती है। कितनी होती है? इन्फिनाइट। लिखेंगे दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो अनंत होता है, इसका जो है फार्मूला के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 360/θ। जब विषम संख्या आ जाए तो हम माइनस नहीं करेंगे, सम संख्या है तो माइनस करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या जो है इसमें हमेशा विषम में आती है, यानी ऑड नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो गो समानांतर समतल दर्पण है, एगो इस प्रकार है और एगो इस प्रकार है। अब बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है, बीच में क्या है? कोई वस्तु रखा हुआ है। तो इसकी संख्या देखिए, इसका दर्पण में इसमें बनेगा, इसका वाला इसमें बनेगा, यानी अनंत बनेगा। इधर से देखेगा तो इसके पीछे वाला भी दिखाई पड़ेगा, तो अनंत बनता है। और यदि इसको फार्मूला द्वारा आप बनाइएगा तो इस प्रकार बनेगा। देखिए ध्यान से, रूल से अगर आप बनाते हैं तो दो समानांतर समतल दर्पण है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0। इसीलिए प्रतिबिंब की संख्या नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 360/θ। तो 360/θ का स्थान पर क्या रखेंगे? 0। अब 0 से आप डिवाइड इसमें लगाइएगा तो क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या होगा? इन्फिनाइट इसकी संख्या हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसका क्या है कि समतल दर्पण आपके ऐसा सामने रखा हुआ है, ठीक है। और समतल दर्पण के सामने यदि आप भी वेग से दौड़ रहे हैं, दर्पण की ओर आ रहे हैं भी वेग से, कौन वेग से? भी वेग से। तो भी वेग से आ रहे हैं तो दर्पण में आपका जो चाल है वह भी वेग ही रहता है,
लेकिन प्रतीत होता है टू भी, यानी दुगनी चाल हमें प्रतीत होती है लेकिन दुगनी चाल होती नहीं है। ऐसा लगता है कि दुगनी चाल है। ये भी सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतीत अगर पूछे तब दुगना करना है, अगर सिर्फ पूछे कि आप भी वेग से दौड़ रहे हैं तो दर्पण में आपका वेग कितना है, तो आपका वेग भी ही है। अगर सवाल ऐसे पूछे कि दर्पण के सामने यानी समतल दर्पण के सामने आप दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं तो दर्पण में आपका जो है चाल या वेग जो है कैसा प्रतीत होगा, तो प्रतीत लगा रहे तो टू भी बोलिएगा। कितना बोलिएगा? टू भी बोलिएगा। तो लिखेंगे यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण लिखिए, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी वेग से आ रहा है तो उसका वेग दर्पण में टू भी प्रतीत होगा। यही ध्यान आपको देना है, प्रतीत होगा तब दुगना, और सीधे वेग पूछे तो भी ही रहता है। सर ऐसा हमें अनुभव होता है कि दुगने वेग से वो व्यक्ति आ रहा है दर्पण में, बाहर में नहीं। तो ये समझ गए होंगे। दूसरा है कि यदि दर्पण को थीटा डिग्री से हटाया जाए तो इसका परावर्तन या परावर्तित किरण लिख सकते हैं। परावर्तित किरण टू थीटा घूम जाता है ना। देखिए यदि दर्पण को हम थीटा डिग्री से हटाएंगे, जैसे ऐसे दर्पण है तो दर्पण कैसे लाइट ऐसे पड़ रहा है, ऐसे जा रहा था, यदि हम इसको कोई भी डिग्री से हटाएंगे तो परावर्तक जो रे निकलेगा ना उसमें जो है दर्पण के साथ टू थीटा बढ़ जाएगा, यानी टू थीटा क्या होगा? गुना हो जाएगा। अगर 30 डिग्री से हम हटाते हैं तो 30 दूनी 60 डिग्री से उसका रिफ्लेक्शन निकल जाएगा। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से, है ना। यदि हम यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं तो 60 दूना 120 डिग्री से निकल जाएगा, समझे। तो ये जो है प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण का एक मुख्य जो है विशेषता, कुछ रूल्स इसमें दिए गए हैं, आप बढ़िया से लिख कर इसको याद कर लीजिए। तो चलिए देखिए समतल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं, ठीक है, कि समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग, रोज़ सुबह सुबह आप उठते हैं सबसे पहले आप चेहरा ही देखते हैं। तो चेहरा देखने में होता है तुरंत ऐसे ऐनमा कने हेल्ला, चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग है चेहरा देखने में, यानी फेस को देखने में, ठीक है ना। फेस देखे में केजा पर क्रीमा करने लगल है ना, करने नहीं लगल है, तो चेहरा देखने में। दूसरा है सजावटी में। तो अभी देखिए शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो सजावटी में देखे होंगे बहुत सारी लड़कियां जो होती है उनके ड्रेस में देखिएगा तो छोटा छोटा कांच का डिजाइन रहता है, देखे हैं, वो समतल दर्पण ही होता है ना, मिरर के जैसा चमकता है ना। बहुत सारा ऐसे डिजाइन रहता है, गला के पास हाथ में रहता है। अच्छा दूसरा और क्या है, कभी शादी का माहौल है, देखिएगा दूल्हा का मौरी, देखें मौरी जो पहनता है ऊपर में, उसमें देखिएगा ऐनक छोटा छोटा लगा रहता है। तो ये सजावटी में जो है क्या होता है कि हम लोग उपयोग करते हैं समतल दर्पण का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पेरिस्कोप बनाने में। तो पेरिस्कोप बनाने में कैसा होता है, तो पेरिस्कोप देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, जेड नुमा आकार होता है, ठीक है। पेरिस्कोप होता है इस प्रकार से, ऐसे बनता है ना, जिसका इस्तेमाल लोग पनडुब्बी लोग करते हैं, है ना, पनडुब्बी यानी पानी में। ये पेरिस्कोप है। यहाँ पर यदि कोई वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु यहाँ पर कोई है, और यहाँ पर ये दर्पण होता है, यही है, ये है समतल दर्पण। ये दोनों कौन सी है, इसको ही कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण यही है समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण एक यहाँ और एक यहाँ लगता है, और मनुष्य का जो है आँख यहाँ पर होता है, यहीं से आप क्या करता है देखता है, यानी इसका किरण यहाँ पर जाएगा, फिर इससे टकराएगा, नीचे आएगा,
और फिर इससे टकरा के सामने दिखेगा वस्तु। तो जो है ये है हमारा पेरिस्कोप बनाने में, ठीक है, ये पेरिस्कोप। और ये भी आप याद रखिए कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होते हैं और दोनों समतल दर्पण जो होते हैं 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। कितने डिग्री कोण पर लगे होते हैं? 45 डिग्री के कोण पर ये पहला पेरिस्कोप होता है और यहाँ भी ये दोनों 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आइए बहुदर्शी। बहुदर्शी वैसा यंत्र होता है जिसे बचपन में एक खिलौना मिलता है, समझे, बचपन में खिलौना वगैरह बिकता है, आज भी मार्केट में मिलता है। उसमें क्या करेगा, एक होल होता है, उस होल में ऐसे करके देखिएगा तो अंदर में बहुत सारा चित्र दिखाई पड़ता है। तो उसमें जो है इसी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? इसी का उपयोग होता है, बहुदर्शी का। तो बहुदर्शी कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे इस प्रकार से आकार का होता है और बीच में जो होता है इस प्रकार के समतल दर्पण लगे होते हैं। इस प्रकार से बड़ा सा एक डब्बा होता है ना, जनरली साधारण घर में बना सकते हैं। क्लास 8 में ये पढ़ने का रहता है, फोटो के साथ इस प्रकार से रहता है और इसको इस प्रकार से लगाइए, यह देखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पूरा जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जो ऐसे करके हम जो चित्र बनाए हैं, ये पूरा जो प्लेट आप देख रहे हैं ऐसे, ये 3 प्लेट है कांच का, समझे। कितना प्लेट है? 3 प्लेट है कांच का, समझे। इसमें 3 गो है, एक पट्टी इधर से सटा हुआ है, एक ऐसे सटा हुआ है, 3 गो है। तो ये जो लंबा लंबा आप देख रहे हैं यही समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण 3 गो होता है और ये तीनों जो होता है ना 60 डिग्री में जुड़ा होता है। कै डिग्री में होता है? यह 60 डिग्री में होता है। तो इससे आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी हो गया कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण 45 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। बहुदर्शी में जो होता है क्या, समतल दर्पण 60 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। तो समतल दर्पण का आपको उपयोग याद हो गया होगा। पहला उपयोग बोलिए, चेहरा देखने में। दूसरा उपयोग क्या होता है जी? तो सजावटी में। तीसरा उपयोग होता है पेरिस्कोप बनाने में और चौथा उपयोग होता है बहुदर्शी बनाने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आता है कि दर्पण का, समतल दर्पण का उपयोग लिखें, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, है ना। ये 2-2 नंबर का आएगा सवाल, ठीक है। तो ये जो है आराम से लिखिए और इसको याद कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसके बाद।